Welcome to all of you in our next class. Dear students, हमारा टॉपिक जो है वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसका आज ये 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वायरल डिजीज, जिसमें हमने 7 डिजीज पढ़े थे। तो आज उन्हीं वायरल डिजीज को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर का पीडीएफ नोट स्टडी किया होगा तो उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि किस तरीके से हम वायरल डिजीज को मेमोराइज करेंगे और कितने वायरल डिजीज हमें इस टॉपिक में रीड करना है। तो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम और वायरल डिजीज पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहली डिजीज, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा देखिए, इसे हम कॉमनली कहते हैं द फ्लू। इसे हम कॉमनली कहते हैं फ्लू। अक्सर हम अपने वर्ड्स में कहते हैं कि इसे फ्लू हुआ है। तो फ्लू क्या है? ये एक्चुअली ऐसी बीमारी है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जो होता है किसकी वजह से? इसमें जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉजेटिव एजेंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ट्रांसमिशन किसकी वजह से? फैलता किसकी वजह से है? ट्रांसमिशन है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयर ड्रॉपलेट्स। एक इंसान जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ होगा, जिसको फ्लू हुआ होगा, वो हमेशा अपने पैथोजन दूसरे बंदे को पास ऑन करेगा। कैसे? थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग या यूजिंग हैंकरचीफ। जैसे कुछ लोगों को फ्लू होता है, दे यूज हैंकीज। जब वो हैंकरचीफ्स को यूज करते हैं तो वो हैंकरचीफ्स को क्या होता है, वो हैंकरचीफ दूसरे लोग यूज करते हैं। जब वो दूसरे लोग यूज करते हैं तो उन हैंकरचीफ्स में होते हैं ये पैथोजेंस जो पास ऑन होते हैं दूसरे बंदे को। सो वी कैन से एयर ड्रॉपलेट्स, sneezing, coughing, ठीक है, coughing। नेक्स्ट, सिम्टम्स। इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला ये डिजीज है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इफ आई विल राइट दिस डिजीज इज URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहले क्या इन्वॉल्व होता है? इस बंदे को होती है रनिंग नोज, ठीक है, इसका पहला सिम्टम है। उसके बाद इसको कफिंग होती है, इसको खांसी होती है, इसको स्नीजिंग होती है, इसको। ये 3 चीजें पहले होती है, रनिंग नोज, कफिंग, स्नीजिंग। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? फीवर, ठीक है। फीवर के बाद क्या स्टार्ट होता है? हेडेक। हेडेक के बाद क्या स्टार्ट होता है? मसल पेन, जॉइंट्स में पेन होती है, बॉडी एक होता है, बॉडी एक यानी कि पूरे बॉडी को दर्द होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट है, ठीक है बेटा। और इतना ही नहीं, इसको स्वेलो के दौरान भी दर्द होता है, यानी कि सोर थ्रोट, डिफिकल्टी, क्रॉनिक केस में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्रॉनिक केस में चेस्ट पेन भी होती है, ठीक है बेटा। प्रिवेंशन क्या है इसका? इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? एक तो इसमें वैक्सीनेशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, जो हर साल हमें
ईयरली करना है, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग वैक्सीन। तो ईयरली वैक्सीन करते हैं क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा के पैथोजेंस है, हम कह सकते हैं वायरसेस है, ये म्यूटेट हो सकते हैं। सो इसलिए ईयरली हम क्या लेते हैं इसके वैक्सीन। अक्सर हम बच्चों को ईयरली वैक्सीनेशन करते हैं क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ये ज्यादा फैलने के चांस है, तो वहां पे उन लोगों को वैक्सीन कंटिन्यूअसली करना चाहिए, या जिन्हें ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कुछ डिसऑर्डर्स है उन्हें ये वैक्सीन लेना चाहिए, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है लाइक किडनी पेशेंट्स, वो ये वैक्सीन हर साल लेते हैं। सो प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन है। एंड ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें एंटीबायोटिक्स अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये वायरल डिजीज है, तो इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है न्यूरल एमिडेस इनहिबिटर्स, और इसमें एंटीवायरल ड्रग्स अप्लाई होता है और वैक्सीनेशन अप्लाई हो जाती है। अब दूसरी डिजीज हम लेंगे, now next disease that's known as common cold. common cold ये दूसरी डिजीज है। सेकंड, कॉमन कोल्ड, जिसे अक्सर हम कहते हैं सर्दी, कोल्ड। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे आई कॉफ द कोल्ड, मुझे सर्दी हो रही है। तो लोगों का अक्सर ये कंफ्यूजन है कि ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड रेनी सीजन या जब विंटर सीजन होता है तो अक्सर लोगों को होता है। हाँ, उसमें एक चांस है लोगों को हो सकता है कॉमन कोल्ड, क्योंकि अक्सर देखिए कुछ लोग क्या होते हैं जब वो बिल्कुल गर्म कमरे में बैठते हैं फिर एब्रप्टली सर्दी में लेंगे तो उनको हो जाती है रनिंग नोज। लेकिन ज्यादातर जो ये डिजीज है ये होती है एक्चुअली वायरस की वजह से, जिन्हें हम बोलते हैं रिनो वायरस। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? रिनो वायरस। सो रिनो वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट, इनको बोलते हैं रिनो वायरस। इनको क्या बोलते हैं? रिनो वायरस। तो रिनो वायरस जो है इसी की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, और जो इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसे बोलते हैं रिनाइट्स। ये बीमारी जो है ये भी होता है अपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं यहां पे लिखूंगा टारगेट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टारगेट। कौन कौन से ऑर्गन इसमें टारगेट होता है? इसमें नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, और कभी कभार लैरिंग्स भी इन्वॉल्व होता है। इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। अक्सर हेडेक रहता है, तो हम इसमें देखेंगे ट्रांसमिशन कि ये बीमारी कैसे फैलती है। जैसे मैंने अभी इन्फ्लुएंजा में कहा कि जब कोई बंदा छींकता है जिसे कॉमन कोल्ड होगा, और अगर उसके सामने कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको इन्फेक्शन नहीं है तो क्या होगा? जब एक बंदा छींकता है तो उसके छींकने से कुछ हम कैसे कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, एरोजॉल्स निकलते हैं, जिनमें हो सकते हैं रीनो वायरस के पार्टिकल्स जो दूसरे इंसान इनहेल करता है। यानी कि ये पैथोजन पास ऑन होता है फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू नॉन अफेक्टेड पर्सन थ्रू एयर। सो दिस इज एयरबोर्न डिजीज। So this is an airborne disease. या अक्सर कुछ लोग जो है गंदगी चीजों पे हाथ रखते हैं या कुछ ऐसी चीजों को टच करते हैं जो क्लीन नहीं होते, फिर आंखों की तरफ लेते हैं, नोज की तरफ लेते हैं, तो उनको भी ये डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड है इसलिए रनिंग नोज है, और रनिंग नोज के साथ स्नीजिंग होती है, कफिंग भी उसी के साथ। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फीवर भी होगा। कॉमन कोल्ड और इस वाले इन्फ्लुएंजा की फीवर में फर्क है। यहां पे जो फीवर है, इसमें जो फीवर होता है
वो होता है 40 फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ पे जो फीवर है वो इतना ज्यादा टच नहीं करता है, वो 100 है, वो इससे ज्यादा नहीं होता है। यानी कि कॉमन कोल्ड में ज्यादा फीवर नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में फीवर बहुत ज्यादा होता है। यहां भी हेडेक होता है, हेडेक, वाटरी आइज, वाटरी आइज एक्सेट्रा, ये इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या है? कॉमन कोल्ड के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 200 टाइप्स ऑफ रीनो वायरसेस होते हैं जो रेगुलरली म्यूटेट होते हैं। इनके हमारे लिए कोई कह सकते हैं इलाज नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर ने कहा था कि कॉमन कोल्ड में अगर हम मेडिकेशन करेंगे दैट डिजीज विल बी क्योर्ड विद इन 7 days। अगर हम मेडिकेशन नहीं करेंगे बल्कि प्रिवेंशन करेंगे तो इसमें क्या है 7 दिन लगेंगे ठीक होने में। व्हाट वी मीन बाय दैट, हमें क्या प्रिवेंशन कैसे? फ्रीक्वेंटली वॉश हैंड्स, हमें अपने हाथ कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए? धोने चाहिए। वी शुड नॉट टच नोज और आईज, वो शुड नॉट फ्रीक्वेंटली, हमें अपनी आंखों को अपनी नाक को टच नहीं करना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि हमारे हाथ क्लीन है। एटलीस्ट अगर हम हाथ को धो नहीं सकते हैं, वो शुड यूज सैनिटाइजर्स। तो अगर हम सैनिटाइजर्स यूज करेंगे तभी हमें टच करना चाहिए। और इनहेलेशन इसमें सबसे, स्टीम इनहेलेशन इसमें सबसे बेस्ट जो इसको रिलीफ दे सकता है। स्टीम इनहेलेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीम इनहेलेशन। और ट्रीटमेंट में हम क्या लेंगे? देखिए, फीवर के लिए हमें लेना ही पैरासिटामॉल है, क्योंकि उससे हमारा फीवर लो हो सकता है। और हमें एंटी वायरल ड्रग्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेने चाहिए। इसमें जो ज्यादा यूजफुल है, वी शुड टेक अ स्टीम इनहेलेशन, वी शुड ड्रिंक हॉट वाटर, और हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, अपने हाथों को क्लीन रखना चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हम हॉट वाटर हमारे नोज में डालना चाहिए, जिससे जो ये म्यूकस है वो फ्लो हो जाएगा नीचे। कुछ पैराफिन वैक्स यूज किया जाता है सो दैट नोज है वो रनिंग हो जाए। इसे क्लियर? तो थर्ड डिजीज जो है वो है मम्प्स। थर्ड डिजीज जो है दैट्स मम्प्स। कश्मीरी में हम अक्सर कहते हैं इनको गलन। दैट इज एक्चुअली, इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ पैराओटिक ग्लैंड। पैराओटिक ग्लैंड जो है उसमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, एक्चुअली उसी की बीमारी है। और होता है किसकी वजह से? कॉजेटिव एजेंट कौन है? मम्प्स वायरस, जिसे अक्सर हम कहते हैं मम्प्स ऑर्थो रूबेला वायरस। मम्प्स ऑर्थो रूबेला वायरस ट्रांसमिशन लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड, ये भी एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है। जिस बंदे के बॉडी में ये वायरस होगा, अगर वो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, या अगर उसकी चीजों को यूटिलाइज किया जाएगा तो ये पासा हो सकता है। एयरबॉर्न यूजिंग फोमाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोमाइट्स? जिस बंदे को इन्फेक्शन है उसकी चीजों को यूज करना, यूजिंग फोमाइट्स एक्सेट्रा। सिम्टम्स क्या है? जो पैराओटिक ग्लैंड्स है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इन पैराओटिक ग्लैंड्स, ठीक है। फीवर, हेडेक, डिफिकल्टी इन swallowing,
डिफिकल्टी इन swallowing, खाना खाने में swallow करने में डिफिकल्टी होती है, swallowing, even sometimes chronic केस में स्पीच, बात करने में भी डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है। कभी कभार इसमें कफिंग भी होती है, पेनफुल होती है वो, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन क्या है? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने वैक्सीन की बात की थी, ट्रिपल वैक्सीन, MMR वैक्सीन। व्हाट वाज द फुल फॉर्म? M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्प्स और फॉर रूबेला। तो ये तीन ट्रिपल वैक्सीन तीन डिजीज के खिलाफ, M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्प्स और R फॉर रूबेला। तो ये वैक्सीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट के लिए हम लेते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और डिजीज रीड करेंगे। नाउ नेक्स्ट डिजीज नंबर 4, दैट्स नोन एज येलो फीवर। येलो फीवर, येलो फीवर जो है ये वो बीमारी है जो होती है, एक्चुअली ये जो फीवर है ये होता है एक वायरस की वजह से, इसका नाम है येलो फीवर वायरस। सो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट दैट इज येलो फीवर वायरस। येलो फीवर वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से ये येलो फीवर होता है। ये जो येलो फीवर वायरस है ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जो बिलोंग करता है फ्लैवी वायरस, एक फैमिली है फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस एक फैमिली है, उसी से ही बिलोंग करते हैं। So yellow fever is caused by a virus known as yellow fever virus। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येलो फीवर वायरस जो एक आरएनए वायरस है और बिलोंग करता है एक फैमिली से, इनका नाम है फ्लैवी वायरस। ये वो फैमिली है जिसमें जीका वायरस आता है, नील वायरस आता है, जापान एनसेफेलाइटिस वायरस आता है। तो ये वो वायरस है, या सेंट लुइस एनसेफेलाइटिस वायरस है। ये वो वायरस है जो सबसे मोहलिक बीमारियां जो है फैलाते हैं। लेकिन ये जो येलो फीवर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, इसमें ट्रांसमिशन जो जापान एनसेफेलाइटिस है, जापान एनसेफेलाइटिस में एनसेफेलोपैथी होती है, यानी कि जो एनसेफेलोपैथी हम कहते हैं, जो ब्रेन है, ब्रेन डैमेज होता है, इसमें न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं ड्यू टू हाई फीवर। तो वो सबसे मशहूर है, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हुई है। ट्रांसमिशन में याद रखिए, देखिए एक्चुअली ये एक मस्कीटो की वजह से होता है। ध्यान से सुनिए, मस्कीटो वो है फीमेल मस्कीटो जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई ये एक मस्कीटो है, एडिस एजिप्टाई, ध्यान से सुनिए, बहुत ही खतरनाक है। एडिस एजिप्टाई यही एक्चुअली कारण है येलो फीवर का, यानी कि जो रूरल एरियाज है, गांव की, जहां पे क्लीननेस का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता है, और वो इलाके जो बिल्कुल गर्म इलाके, तो वहां पे जो ये एडिस एजिप्टाई है ये इंजेक्ट करते हैं, इनके डसने से, इनके बाइटिंग से येलो फीवर होता है। कैसे होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो एडिस एजिप्टाई है ये एक्चुअली सैंग्विवोरस होता है, यानी कि ये खून चूसने वाली एक मक्खी है। तो जब ये एक हेल्दी ह्यूमन को, सपोज ये एडिस एजिप्टाई
इजिप्ट अब किसी ऐसे बंदे के पास गई जिसको येलो फीवर है। जब इसने उसको इंजेक्ट किया, बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, उसके ब्लड में क्या था? येलो फीवर वायरस। तो इसने उस ब्लड को सक किया। उसके बाद ये जाती है किसी हेल्दी पर्सन के पास, जब ये उसको बाइट करती है तो ये डालती है एंटीकोगुलेंट। उस एंटीकोगुलेंट में होता है येलो फीवर वायरस जो फैलता है दूसरे इंसान को। सो जो ट्रांसमिशन है वो है फ्रॉम वन मस्कीटो टू अनदर। लेकिन कौन सा मस्कीटो? एडीज इजिप्टी अफेक्टेड विद येलो फीवर वायरस, अफेक्टेड विद येलो फीवर वायरस, यानी कि वो मस्कीटो जिसके सलाइवा में या जिसके ओरल कैविटी में क्या है? येलो फीवर वायरस। ये ट्रांसमिशन है। नाउ सिम्टम्स देखिए, इसका सबसे पहला और खतरनाक सिम्टम जो है वो है इसका फीवर। इसका फीवर रुकने का नाम ही नहीं लेता, सबसे खतरनाक इसका फीवर है। उसके बाद हेडेक है, बॉडी एक, पूरे बॉडी को दर्द होता है, बैक एक या बैक पेन होती है, मस्कुलर स्पाज्म होता है, मस्कुलर स्पाज्म होता है, फीलिंग ऑफ चिल यानी कि सर्दी लगती है, कभी कभी कफिंग भी होती है, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग भी होती है, नौशिया एंड वॉमिटिंग, nausea and vomiting, loss of appetite, nausea, vomiting, lethargy, sweating, etc. प्रिवेंशन क्या है इसका? रिसेंटली इसके लिए एक वैक्सीन तैयार किया गया है, वैक्सीनेशन है येलो फीवर का। लेकिन जो सबसे इसमें यूज किए जाते हैं एंटी वायरल ड्रग्स। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। जो हमारा एरिया है, सराउंडिंग एरिया, वो शुड कीप इट क्लीन, कीप सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। जो मॉनसून्स है, जो रेन्स है, हमें वो किसी पिट्स में जमा नहीं होना देनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब बारिश होती है, अक्सर देखिए जब मॉनसून्स होते हैं तो मॉनसून्स की वजह से जो हमारे इर्द गिर्द जो हमें गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं, तो उन पिट्स में जो है ये रेन वाटर जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से उस रेन वाटर में इस वायरल की स्पोर्स होते हैं या ये वायरल स्पोर्स होते हैं। तो जब उस पिट्स में ये एडीज इजिप्टी बैठते हैं तो ये खाते हैं इन येलो फीवर वायरस को, इनको एंगल्फ करते हैं, तो इसी से पास ऑन होते हैं दूसरे इंसानों तक। सो हमें एंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा अराउंड सराउंडिंग एरिया वो शुड कीप इट क्लीन। और जैसे कहीं पे फॉर एग्जांपल वो पिट एरिया होता है, या हम कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल का निकलने का जो हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो एरिया है, हम उसमें क्या करना चाहिए? हमें बाज़ाब्ता तो उसमें केमिकल्स ऐड करने चाहिए, सो दैट उसमें जो भी लार्वा होंगे, पैरासाइट्स होंगे, दे शुड गेट किल्ड, ताकि वहां पे जो पैथोजेंस या वहां पे हमें सप्लाई ऑयलिंग करनी चाहिए, सो दैट वहां पे जो ये पैथोजेंस या मस्कीटोस है ये वहां पे न बैठे। तो हमें एंश्योर करना चाहिए, इसमें सबसे पहला जो बचाव है वो है कि हमें अपना सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए? क्लीन। और एक और चीज है, वी शुड यूज एंटी मस्कीटो क्रीम्स, यूज ऑफ नेट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी मस्कीटो क्रीम्स। हमें अपने बाजू पे, अपने हाथों पे जो नेकेड एरिया है वहां पे हमें क्रीम्स लगाने चाहिए, या हमें बाज़ाब्ता नेट्स में सोना चाहिए, नेट्स लगाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को हमें उनके इर्द हमें नेट्स रखने चाहिए, सो दैट जो बीमारी है, जो ये पैथोजन है, जो ये मस्कीटो है, ये उसको बाइट ना कर सके। और इतना ही नहीं, वी शुड यूज बाज़ाब्ता हमें वो
वो फ्यूम्स, वो ओडोमॉस क्रीम लगानी चाहिए, या कुछ ऐसे ऑल आउट है जिसके जलाने से जो कमरा है वहाँ पे पैथोजन रह नहीं सकता है। सो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जितना हो सके हमें इन मस्कीटो को जमा नहीं होना देना चाहिए, हमें उनको कमरे के अंदर या मकान के अंदर नहीं आने देना चाहिए, या हमें इंश्योर करना चाहिए कि इन मस्कीटो की ग्रोथ जितना हो सके वो मिनिमम हो। सो वी शुड लवर द ग्रोथ ऑफ मस्कीटो। हाउ कैन वी लवर द ग्रोथ ऑफ मस्कीटो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। जब हमारा सराउंडिंग क्लीन होगा तो मस्कीटो के चांसेस बहुत कम है। और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो एनिमल एक्सक्रीटा है या ह्यूमन एक्सक्रीटा ये डिस्पोज हो, तो हमें ये जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए, हमारा जो रेन वाटर है वो डिस्पोज होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमें अंडरग्राउंड सिस्टम रखना चाहिए, सो दैट ये जो हम कह सकते हैं वहां पे गंदगी ना उठे। और जब वहां पे गंदगी ना हो तो इस मस्कीटो के चांसेस कम है, जिससे इन्फेक्शन के भी चांसेस कम है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट इज, इसी के मिलता जुलता एक और है जिसका नाम है डेंगू फीवर। इसे कुछ प्रोनाउंस में डेंगी भी पढ़ते हैं, डेंगी या डेंगू फीवर, दोनों वन ऑफ द सेम है। नाउ फिफ्थ डिजीज, डेंगू फीवर। बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी के तरह का फीवर है डेंगू फीवर। अब मैं क्या डिफरेंस है मैं बोलूंगा। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एजेंट, ये किसकी वजह से होता है। सो ये जो फीवर, ये डेंगू फीवर होता है एक वायरस की वजह से, इसका नाम है डेंगू फीवर वायरस, DFV, डेंगू फीवर वायरस। ये भी एक RNA वायरस है, ये भी एक RNA वायरस है। और फैलता किसकी वजह से है? ये जो पहले ये जांच किया, RNA वायरस भी बिलोंग करता है फ्लैवी वायरस, यानी कि एक फैमिली है फ्लैवी वायरस, उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है डेंगू फीवर वायरस। तो डेंगू फीवर वायरस की वजह से डेंगू फीवर होता है। RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड है, वो बिलोंग करता है फ्लैवी वायरस से। जिससे अभी इससे पहले हमने एक और डिजीज पढ़ी थी, येलो फीवर वायरस। ट्रांसमिशन क्या है? बिल्कुल सेम। ट्रांसमिशन किससे फैलता है? ड्यू टू द बाइट ऑफ ए मस्कीटो, ड्यू टू द बाइट ऑफ ए मस्कीटो। और उस मस्कीटो फीमेल मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो है, उसका नाम है एडीज एजिप्टे। एडीज एजिप्टे एक मस्कीटो है जिसकी वजह से डेंगू फीवर फैलता है। यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर इज थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो? एडीज इजिप्टे, यानी कि फीमेल मस्कीटो है जिसका नाम है एडीज इजिप्टे। उसी के काटने से ये बीमारी फैलती है। बिल्कुल जिस तरह येलो फीवर फैलता है, जीका वायरस भी इसी तरह है, नील वायरस भी इसी तरह, इबोला वायरस भी इसी तरह है, जापानीज एनसेफेलाइटिस भी इसी तरह है, सेंट लुइस जो एनसेफेलाइटिस है वो भी इसी तरह फैलता है। किस तरह? वो सारे आते हैं फ्लैवी वायरस से। तो वो किस तरह फैलता है? उनके वो फैलता है ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो से, एडीज इजिप्टे। ये जो एडीज इजिप्टे है जब ये बाइट करता है, मैंने आपको अभी बोला, इसके बाइट होने से ये क्या करता है, एक हेल्दी बॉडी में क्या इसको एक्चुअली ब्लड सक करना है। तो जब ये बाइट करता है तो ये डालता है उसके अंदर एक सलाइवा, उस सलाइवा में होता है कोगुलेंट जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। उस सलाइवा में डेंगू फीवर वायरस भी होता है, तो एक हेल्दी बॉडी के अंदर जाता है। और जिसके बाद ये डेंगू फीवर वायरस कहां जाता है? ये इसका सबसे टारगेट जो है, सिम्टम्स में ध्यान से देखिए, इसका जो टारगेट है वो है लिफ नोड्स। पहले ये अटैक करता है लिफ नोड्स को, उनको स्वेलिंग होती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को, उसके बाद हार्ट, लंग्स,
लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी एक्सेट्रा। तो जब ये लिम्फ नोड्स को अटैक करता है तो उन लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है या ब्लड वेसल में स्वेलिंग होती है, जिससे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं तो ब्लड लॉस होता है, उसी को हम बोलते हैं डेंगू, उसी को हम बोलते हैं डेंगू। इसलिए कभी कभी जब ब्लड वेसल रप्चर होता है इसे बोलते हैं डेंगू हेमरेज, डेंगू हेमरेज। ये डेंगू हेमरेज क्या है, यानी कि डेंगू हेमरेज मींस जब डेंगू फीवर वायरस की वजह से लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है, जिससे लिम्फ नोड्स रप्चर होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रप्चर हो जाते हैं या ब्लड वेसल्स रप्चर होता है, जिससे ब्लड लॉस होता है और उस वजह से हेमरेज हो जाती है, उसे बोलते हैं डेंगू हेमरेज। या कभी कभार क्रॉनिक केस में डेंगू शॉक भी हो जाता है। तो इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं हार्ट, लंग्स और लिवर, जिसमें इंसान की क्या हो जाती है, डेथ होती है। खासतौर छोटे बच्चों को ये उस डेंगू से क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे ड्रेडफुल डिजीज थी ये डेंगू फीवर की। और जो रिलेशन है, यानी कि ये मस्कीटो की वजह से होता है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था री, उसी ने बताया। और ध्यान से सुनिए, इसने बहुत सारी जाने ली है, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। इस डिजीज को एपिडेमिक क्रिएट किया, ट्रीट किया किसने, WHO ने, यानी कि WHO ने इस डिजीज को एपिडेमिक करार दिया, एपिडेमिक। क्योंकि इस डिजीज के जो हम कह सकते हैं कांटेक्ट में बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। तो उस वजह से इसे एपिडेमिक करार दिया गया। 2016 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया ने एक वैक्सीन बनाया था जो अभी लोकल लेवल पे यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हम कैसे ट्रू वैक्सीन नहीं है। सो प्रिवेंशन में याद रखिएगा, एक वैक्सीन 2016 में बनाया गया बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ने, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी भी इसका वेल डेवलप्ड वैक्सीन तैयार नहीं है। और याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, कीप सराउंडिंग क्लीन। हमें अपनी सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। एंड मैंने आपको अभी बोला वी शुड यूज नेट्स, एंटी मस्कीटो क्रीम्स, वी शुड स्प्रे ऑयल कहां पे, इन पिट्स जिनमें क्या होंगे, स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि वो गड्ढे जहां पे पानी जमा होगा, उस पानी में गंदगी होगी, उस पानी में बहुत सारे पैथोजन होंगे, उस पानी में बहुत सारे लार्वा होंगे, उस पानी में बहुत सारे पैथोजन होंगे, पैरासाइट्स होंगे। और जब ये मस्कीटो आते हैं, उन्हीं गंदे पानी पे बैठते हैं, तो वो वहां से क्या लेते हैं, वो पैथोजन, वो पैरासाइट्स, उनके लार्वे, जिससे वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, जो ये एनिमल या ह्यूमन एक्सक्रीटा है, हमें इसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डिस्पोज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, सो हमें जितना हो सके हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए, क्लीन। और एंटीवायरल ड्रग्स भी, वायरल ड्रग्स, यानी कि एक तो यूज ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, दूसरा ये बचाव, इसी यानी कि ये प्रिवेंटिव मेथड्स। जिस तरह आपको पता है आज कोरोना वायरस है, इसके लिए कुछ ड्रग्स अप्लाई है, एंटीवायरल, वैक्सीन तो तैयार नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स है, लेकिन उन एंटीवायरल ड्रग्स के साथ साथ हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने हैं। जैसे वी हैव टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, कैसे
हमें अपना हाथ रेगुलरली जो है धोना चाहिए। अगर आप वॉश नहीं कर सकते अपने हैंड को, एटलीस्ट यू कैन यूज द सैनिटाइजर्स। हमें मास्क लगानी चाहिए, हमें जितना हो सके सोशल डिस्टेंस या एलिनेशन रखना चाहिए, सो दैट हम जहां पे चांस है इन्फेक्शन का वो हमसे दूर रहे। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो यहाँ पे भी हमें अपने सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सो दैट वहां पे चांस ऑफ मस्कीटो की कम हो। जब मस्कीटो वहां पे ग्रो नहीं करेंगे तो चांस ऑफ डेंगू के भी बहुत कम है। सो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हमें ये दो डिजीज और पढ़ने, एक है पोलियो और दूसरा है चिकनगुनिया। नंबर 6 दैट इज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये भी वायरल डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट, ध्यान से सुनिए, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो एक वायरस है, जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस। सो द पॉजिटिव एजेंट इज चिकनगुनिया वायरस। और ट्रांसमिशन क्या है इसका? बिल्कुल डेंगू एंड येलो फीवर की तरह। जिस तरह येलो फीवर फैलता है या डेंगू फीवर फैलता है, बिल्कुल उसी तरह ये फीवर भी, ये डिजीज भी होती है। यानी कि ट्रांसमिशन occurs due to the bite of an insect। एक फीमेल इंसेक्ट है, इसका नाम है ड्यू टू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट एडीज इजिप्टाई, जो पहले 2 केसेस में भी थी, एंड एडीज एल्बोपिक्टस। सो यहां पे 2 मस्कीटो आपको याद रखने हैं, एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। यानी कि ये 2 इंसेक्ट्स जो है, फीमेल इंसेक्ट्स, इनके बाइट से ये डिजीज फैलती है। यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। मैंने आपको पहले भी बोला, यानी कि जब हमारा सराउंडिंग एरिया बिल्कुल गंदा होता है, मॉनसून के टाइम जब बारिशें होती है तो पानी जो है वो गड्ढों में जमा हो जाता है। जब अनवांटेड पिट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में, हमारे नेबर्स में, हमारे कोचों में, तो क्या होता है, उन पिट्स में पानी जमा हो जाता है। और जब उसमें पानी जमा होता है तो उनमें गंदगियां होती है। उस गंदगी पे क्या बैठते हैं, उनमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे लार्वे होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। जब वहां पे फ्लाइज बैठते हैं, जब वहां पे मस्कीटो बैठते हैं, तो वो मस्कीटो एंगल्फ करते हैं उन लार्वा को, उन पैरासाइट्स को, क्योंकि ये इंसेक्ट जो ये लार्विवोरस है, इंसेक्टिवोरस है, ये वायरस को एंगल्फ करते हैं, उनके पैरासाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनकी कॉजेटिव एजेंट को इन्फेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये फैलता है और इंसान को बाइट करते हैं। जब ये इंसान को बाइट करते हैं तो ये इंसान के अंदर भी पहुंचता है। इसमें ऐसा भी है, जैसे येलो फीवर में देखा गया है, या यहाँ भी चिकनगुनिया में देखा गया है, जैसे बहुत सारे एनिमल जो है, जैसे कैटल होता है, वो कहीं पे गंदा पानी पीता है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जिसमें बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे लार्वे होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। जब वो पानी पीता तो उस कैटल के अंदर, उस शीप और काऊ के अंदर ये पैथोजन पहुंचता है, ये वायरस पहुंचता है। जब ये एडीज इजिप्टाई मस्कीटो उन कैटल को बाइट करते हैं, उनसे ब्लड सक करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनके अंदर ये हम कह सकते हैं चिकनगुनिया वायरस है, येलो फीवर वायरस होता है। फिर ये इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टाई, एडीज एल्बोपिक्टस जब जाते हैं तो एक हेल्दी ह्यूमंस को बाइट करते हैं, तो इस तरह भी ये फैलते हैं। सो दैट मींस 2 तरीके से डिजीज फैलती है। पहला, डायरेक्ट बाइटिंग ऑफ मस्कीटो टू द ह्यूमन, यानी कि एक मस्कीटो जो है फीमेल एनाफिलीज, या हम कह सकते हैं एडीज इजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस, जब इसने कहीं पे गंदी नाली में गंदा पानी या गंदे पिट्स में जहां पे गंदा होता है, गंदा पानी पिया, तो वहां पे वायरस को एंगल्फ किया, उसके बाद से ह्यूमन को इंजेक्ट किया, बाइट किया, तो उसके अंदर इस वायरस को डाला। ये एक तरीका है। दूसरा, किसी काऊ, शीप, गोट, बफेलो, उसके अंदर ये पैथोजन है, उसके अंदर ये वायरस है, तो उसको बाइट किया इस मस्कीटो ने, और वहां से इसने सक किया उस ब्लड को, उस ब्लड में थे चिकनगुनिया वायरस, और उसके बाद ये इंसान को बाइट करने गया, तो इस तरीके से ये फैलता है। सो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ड्यू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट एडीज इजिप्टाई, एडीज एल्बोपिक्टस।
even transmission also occurs from animals, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कैटल, फ्रॉम एनिमल्स कहा टू ह्यूमंस, किसके थ्रू? थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू इंसेक्ट्स। ये पहला है। अब जरा सिम्टम्स देखिए, इसमें बिल्कुल येलो फीवर की तरह सिम्टम्स है। इसमें सबसे पहले फीवर आता है, हेडेक, टायर्डनेस, नौशिया, ड्रेजीनेस, वॉमिटिंग, बैक एक यानी कि बैक पेन, बॉडी एक, sometimes red rashes on skin, etc. और हाँ, इसमें सबसे एक और चीज है, इसमें जॉइंट पेन भी होती है, जॉइंट पेन भी होती है। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है, इसके जो सिम्टम्स है बिल्कुल येलो फीवर और डेंगू फीवर के से मिलते जुलते हैं, क्योंकि डेंगू में भी रेड रैश निकलते हैं, तो कभी कभी लेकिन टेस्ट से ही पता चलता है वेदर इट इज डेंगू और इट्स चिकनगुनिया। याद रखिए, इसमें कोई वैक्सीन नहीं है, आज तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं किया गया इस डिजीज के खिलाफ। इसका प्रिवेंशन क्या है? ओनली वन थिंग, आपको अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, कीप सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने दाएं बाएं जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, हमें सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमारा घर क्लीन है, हमारा मोहल्ला, हमें अपने कोचों को भी देखना चाहिए, हमें अपने मोहल्लों में जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। उसके बाद हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पानी हमारे घरों में आता है क्या वो क्लीन है, क्योंकि कभी ये जो है ये कभी कभी जो है गंदे पानी जहाँ पे होता है वहां पे बैठते पैथोजन, तो वहां से भी आ सकता है डिजीज। तो हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। हमें इंसेक्ट प्रोपेलेंट्स को यूज करना चाहिए। व्हाट इज इंसेक्ट प्रोपेलेंट्स? यूज ऑफ क्रीम्स, ओडोमॉस, ऑल आउट एटसेट्रा, जो इंसेक्ट को दूर रख सके। अगर हम किसी कमरे में सोते हैं और हमें पता है कि यहाँ पे मस्कीटोज है, तो हमें ऑल आउट लगाना चाहिए, या हमें वहां पे अपने हाथों पे या बाजू पे या पैरों पे हमें जो नेकेड पार्ट है उस पर लगाना चाहिए क्रीम्स, क्योंकि उससे क्या है, जब ये पैथोजन आते हैं तो ये क्रीम्स जो उनको टच करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या दे फील इट्स बैड स्मेल, तो वो उसको यानी कि दे डोंट लाइक इट, सो इससे दूर ही रहते हैं। या हमें बाज़ाब्ता मस्कीटो नेट्स यूज करने चाहिए, वी शुड यूज नेट्स। हमें अपने जो किड्स है, छोटे बच्चे, हमें जितना हो सके उनको हमें रखना चाहिए क्लीन, और उनका हमें इन मस्कीटों से दूर रखना चाहिए। उसके लिए हमें बाज़ाब्ता उनको जिस कमरे में सुलाना हो, उस कमरे में रखना हो, उसमें हमें बाज़ाब्ता इनको नेट्स में ही रखना चाहिए। ये इसका प्रिवेंटिव मेथड है। और हाँ, इसमें ट्रीटमेंट क्या है? एंटी वायरल ड्रग्स, नो वैक्सीन, याद रखिए, नो वैक्सीन। दैट वाज डिजीज नंबर 6। अब हम जाएंगे डिजीज नंबर 7 एंड दैट इज पोलियो। डिजीज नंबर 7 दैट्स पोलियो। इसे हम कभी कहते हैं पोलियोमाइलिट्स, पोलियोमाइलिट्स, MYELITS, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स है उनका जो माइलिन शीथ है उसमें पोलियो होता है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स जो है, जो हमारा नर्व सिस्टम है वो डैमेज होता है, जिससे पैरालिसिस होती है। क्योंकि पोलियो जो है मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन लेटर ऑन इन क्रॉनिक केस इसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस होता है। और जब तक इंसान को पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है, तब तक ये उसका अपना काम जो है वायरस है या अपना काम कर चुका होता है।
सो सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो एक आरएनए वायरस है, पोलियो वायरस है, ये आरएनए वायरस है। यानी कि पहली बार ये 1798 में एक साइंटिस्ट थे, 1798 में एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था माइकल मार्कवुड। माइकल मार्कवुड ने कहा कि पोलियो एक डिजीज है। तो माइकल मार्कवुड ने पहली बार कहा कि पोलियो एक डिजीज है, पोलियो एक डिजीज है। और उसके बाद 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट है जिसने कहा कि ये डिजीज वायरल डिजीज है, यानी कि ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। 1950 में दो साइंटिस्ट, एक का नाम था जॉन साक और दूसरा का नाम था सैबिन, उन्होंने पहली बार 1950 में एक वैक्सीन बनाया पोलियो के लिए, जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं, उसे कॉमनली बोलते हैं साक सैबिन ओरल वैक्सीन। ठीक है, तो ये कॉजेटिव एजेंट पोलियो वायरस। तो ट्रांसमिशन कैसे, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। जब कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जब एक गंदा पानी पीने से, वाटर एंड फूड, सो गंदा पानी पीने से, अगर हम कहीं पे कोई रनिंग वाटर पीते हैं, हमें लगता है कि ये पानी क्लीन होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि ऊपर इस पानी ये आया कहां से। सपोज अगर हम गांधरबल की बात करें, यहाँ से दरिया जो है सिंध नाला सिंध जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, हमें लगता है ये पानी क्लीन है। जब हम ऊपर जाते हैं, सोनमर्ग एरिया जाते हैं, वहां हम देखते हैं वहां बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन कभी कभार हमें फीकल मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल एक्सक्रीटा या ह्यूमन एक्सक्रीटा, वहां पहाड़ों पे होता है, वहां पे जो शेफर्ड्स होते हैं उनका एक्सक्रीटा, या वहां पे जो लोग रहते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पे उनका एक्सक्रीटा, या कभी कभी कुछ लोग जो है लेवरट्रीन्स का जो गंदगी है, होटल्स की जो गंदगी है, वो इसी पानी में चला जाता है। तो लोग इस पानी को पीते हैं, लेकिन उस पानी में क्या हो सकता है, पोलियो वायरस। या कभी हम नॉन हाइजीनिक फूड खाते हैं। नॉन हाइजीनिक फूड मींस कभी हम जाते हैं ऐसे ही ढाबे पे, ऐसे ही जो रोड वेंडर्स पे होता है जो बेचते हैं बिरयानी या बाकी चीज, हम कुछ ऐसे ही खाते हैं, उसमें हो सकता है। या कभी हम रनिंग कोई ऐसा फूड लेते हैं जो हमने वॉश नहीं किया, कि ऐसा वेजिटेबल कैरेट हमने ऐसे ही खाया तो जिसको हमने अच्छे से धोया नहीं होगा, जिसमें हो सकता है ये पोलियो वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो याद रखिए, ये वाटर फूड की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड। ठीक है, सिम्टम्स याद रखिए। कहा जाता है कि इस बीमारी में पहले सिम्टम्स बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। 72% केस में देखा गया कि 72% जो पोलियो है वो पहले एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि पोलियो वायरस बॉडी में आया है। दैट मीन जो ये पोलियो वायरस है ये स्लो है इन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, इससे लोगों को पहले पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमने क्या देखा है, कहा जाता है कि सिम्टम्स में पहले फीवर, थोड़ा सा फीवर, सोर थ्रोट, खट्टा गला होता है, इचिंग, अजीब सी ऐसी पेन होती है, इचिंग और हेडेक, नौशिया, समटाइम्स वॉमिटिंग होती है। लेकिन जो ये पैथोजन है ये अक्सर अटैक करता है मसल्स को, स्पेशली द मसल्स ऑफ लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ज्यादातर ये उन्हीं को अटैक करता है। सो इसका टारगेट जो है, मसल्स ऑफ लिम्स। तो ये लिम्स के मसल्स को क्या करता है, अटैक करता है, जिससे मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ड्यू टू विच मसल्स बिकम वीक।
मसल्स बिकम वीक। और जब मसल्स वीक बनते हैं तो इन लिम्ब्स के जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को डैमेज किया जाता है। ये स्लोली बढ़, क्योंकि ये इसका जो हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 वीक to 2 years। तो ये डैमेज होते हैं न्यूरॉन्स, यानी कि पता ही वो अगर पैथोजन बॉडी में चला तो 2 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि पोलियो हुआ है। तो न्यूरॉन्स डैमेज हुआ है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूरॉन डैमेज होता है और पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस, इसे क्या होती है, पैरालिसिस। और जब पैरालिसिस होता है तो इंसान चल नहीं पाता, किसी को लोअर लिम्ब पैरालिसिस होती है, सपोज राइट लिम्ब पैरालिसिस है तो वो राइट लिम्ब काम नहीं करता है, लेफ्ट लिम्ब पैरालिसिस है तो लेफ्ट लिम्ब काम नहीं करता है, अपर लिम्स हो सकते हैं, इवन कुछ लोगों को स्पाइन पैरालिसिस भी है। सो कभी कभार ये भी हो देखा गया स्पाइन पैरालिसिस, स्पाइन पैरालिसिस। तो स्पाइन पैरालिसिस में क्या होता है, वो चल नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को राइट लिम्ब में पैरालिसिस है तो लेफ्ट लिम्ब से वो चल सकता है, किसी को एक आर्म में पैरालिसिस वो तो चल सकता है, लेकिन जिसे स्पाइन पैरालिसिस है वो टोटली चल नहीं सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अटैक होता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS डैमेज होता है। और जब CNS डैमेज हो जाता है तो CNS से निकलने वाली मोटर न्यूरॉन्स या जो स्पाइनल नर्व जाती है, कोई भी एक नर्व डैमेज होने से वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं करता है, इसलिए इसको देखा गया इसमें पैरालिसिस होती है। ये इसके सिम्टम्स थे, लेकिन याद है कि इसकी बाज़ाब्ता प्रिवेंशन है। इसमें प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन है जो इसके लिए सबसे इफेक्टिव है। 1950 से जो 100 के हिसाब ने वैक्सीन बनाया, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे 4-5 डोज देने पड़ते हैं, हर साल इसका डोज देना पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी पे एड में आते थे अमिताभ बच्चन जो कहते थे 2 बूंद जिंदगी के, और WHO ने भी कोशिश की थी इस पोलियो को इरेडिकेट करने की। उसने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, उसने WHO ने हेल्प भी की है बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, या बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जिनमें इरेडिकेट नहीं होता था ये पोलियो, तो उनको WHO ने उनके लिए फ्री वैक्सीन दिए थे, जिससे वो फ्री में लोगों को किया जाता था। और इस वैक्सीन की मदद से क्या है, ये जैसे 5 साल तक कंटिन्यूअसली देना पड़ता है बच्चों को, सो दैट दिस पैथोजन विल नॉट अटैक। क्योंकि 5 साल तक जब ये कंटिन्यूअसली वैक्सीन किया जाता है, इस बच्चे में इम्यूनिटी आती है, उसके बाद इसे कभी भी लाइफ में ये इन्फेक्शन नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन हेल्थ डिजीज। इसमें अब एक डिजीज रहती है, दैट्स वायरल हेपेटाइटिस, बट रियली राइट नाउ आई एम वेरी मच एग्जॉस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं इस वक्त जो बोर्ड बड़ा देख रहे होंगे कि सर के पास एक छोटा बोर्ड है, ये क्या बड़ा बोर्ड है। एक्चुअली राइट नाउ मैं जो एक क्लास दे रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने कोचिंग सेंटर वाइब्रेंट क्लास में ये क्लास दे रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही आज आया था यहाँ देखने के लिए, मुझे कुछ काम भी था तो यहाँ आया था, तो मैंने से यहाँ ही चले वीडियो बनाते हैं। शायद इसमें इस वीडियो बनाने में कुछ इश्यूज होंगे, क्योंकि मुझे मार्कर्स भी साथ नहीं थे अच्छे से, शायद कहीं पर कुछ डाउट होगा। आप प्लीज बियर बी द इनकन्वीनियंस। तो जहां पे आपको डाउट लगे, लेट मी नो दैट टाइम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड these diseases of the viral disease। एक वायरल डिजीज रहती है, इसका नाम है वायरल हेपेटाइटिस, को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7 o'clock, आई एम गेटिंग लेट फॉर माय होम। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे एक तो वायरल हेपेटाइटिस और प्रोटोजोन डिजीज। टिल देन, happy learning and have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.